हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, ये जैसा कि आपने सुना अभी, संजय सरकार साहब कह रहे थे कि ममता बनर्जी एक सिंबल है, एक नेत्री है, और पार्टी भले ही टूट जाए लेकिन उनका अस्तित्व खत्म नहीं होने वाला है। तो ये जो टूट हो रही है, ये सिर्फ अवसरवादिता है क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो लोग पार्टी तोड़ के अलग गुट बना रहे हैं, ये उस पाप कर्म में बंगाल की जनता के साथ जितना नीच कर्म हुआ है, जितना अत्याचार हुआ है, उसमें बराबर की भागी। तो इसलिए इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। ये सब अंडा, थप्पड़, जूता, चप्पल, इसके डर से ये सब भाग रहे हैं। ये कोई भले लोग नहीं है, और भले लोग वो भी नहीं है जो बरसों बरस सूती साड़ी और हवाई चप्पल के आवरण में ममता बनर्जी के राज में हो रहे कुकर्म को सिर्फ इसलिए दबाते रहे, कह रहे वो तो मोदी से लड़ रही है। वो भी भले लोग नहीं, और ये बेईमानी दोनों ही उतनी खतरनाक, इनमें से कोई भी कम नहीं। और बल्कि वो वाली तो चलिए, वो जो तो लोग नेता इनको हैं। अपने साथ ले रहे हैं, नहीं, मैं जो लोग इनको अपने साथ ले रहे हैं वो तो जानते हैं इनका इस्तेमाल करके फेंके। ये उनको भी पता है, इसमें कोई भ्रम मत पालिए। राजनीति में साथ लेना, साथ देना, लक्ष्मण जी, ये कोई बात ही नहीं है। असली तो मुश्किल ये है कि अगर हम आप ये काम करने लगे, अगर बौद्धिक बेईमानी होने लगे, इस तरह की, मतलब ये कैसे हो सकता है कि जिस तरह की चीजें पश्चिम बंगाल में दिख रही थी उसको एक लाइन में बड़े जनरलाइज कर दिया जाए। क्या पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है वहां पश्चिम बंगाल में? अरे भाई, पश्चिम बंगाल देश से बाहर है क्या? पश्चिम बंगाल में जो कुछ होता रहा उसके बाद उस पर, और उसमें सोमनाथ सिंह जैसे लोग भी हैं, ये भी तो टीवी पर अभी सुर बदले हैं ना इनके, अभी तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। उन ममता बनर्जी को तो हर कोई पसंद करता था भाई, इसमें कोई बट नहीं है। और कोई आज ये कह दे कि ममता बनर्जी नेता नहीं, ममता बनर्जी बड़ी शानदार नेता है। लेकिन क्या ममता बनर्जी ने 2011 से 16 के बाद जो कुछ किया वो बंगाल के साथ अन्याय नहीं था? पश्चिम बंगाल को आप सोचिए लक्ष्मण जी, चूंकि हम लोग बिजनेस चैनल पर बैठे हैं तो जरा वो बात कर लें। और ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि उस दिन मैं ही शिफ्ट देख रहा था, जब आवाज की शिफ्ट में मैं ही उस वक्त इंचार्ज था जब ये खबर आई थी। तो मुझे याद है, मुझे रतन टाटा का रोता हुआ चेहरा याद है। पता नहीं कैसे, कौन से बौद्धिक लोग कर क्या रहे थे। बंगाल बर्बाद हो रहा था, इंडस्ट्री भागती चली जा रही थी, टैक्स पेयर मुंबई के बाद एनसीआर में चले आए। टॉप टैक्स पेयर जो है, रिटर्न भरने वाले लोग, आईटी रिटर्न जो भरते हैं, वो मुंबई के मुकाबले अब कोई जगह है तो दिल्ली एनसीआर। कोलकाता जो सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का हर्षवर्धन जी, नैनो कारखाना चल रहा है हिम्मतनगर में, जो बनाया था गुजरात में, चल रहा है क्या? आपको जानकारी है कुछ? नैनो जो फैक्ट्री टाटा बनाया तो चल रहा है कि बंद है, मालूम है आपको? कितना इंडस्ट्रीज बंद है, बताइए ना थोड़ा। मैं बताता हूं। देखिए, एक तो ऐसे एक एक लाइन के सवाल जवाब से तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, नैनो ने क्या किया है जरा एक बार जाके वहां देखिए। मैं आपको आग्रह करूंगा कि नैनो 11,000 फैक्ट्री बंद हो चुका है, उमरगांव से लेकर जामनगर तक। तो ले लो भाई, उमरगांव से लेकर जामनगर तक 11,000 फैक्ट्री जीआईडीसी में बंद हो। संजय जी आप एक बार सुन लेते हैं। संजय जी, हमारे चैनल पर थोड़ा सा डिबेट दूसरे तरीके से होता है। एक वक्ता को बोल लेने दीजिए, फिर दूसरे वक्ता को समय देते हैं। हम लोग बीच में बोलने की कोशिश हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं ताकि श्रोता को पूरी बात समझ में आए। हर्षवर्धन जी अपनी बात रख लेते हैं, फिर आपको जो सवाल पूछना हो हर्षवर्धन जी से सीधे आप पूछ सकते हैं। नैनो अगर एक मैसेज पर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात लेकर चले आते हैं, और आज देश में विपक्ष क्या कहता है कि सब कुछ तो गुजरात चला जा रहा है, सेमी कंडक्टर भी चला गया, सब कुछ चला गया, हर छोटा बड़ा टाउन गुजरात का इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, उसके साथ जो पूरी वेंडर और इंसिलरी क्रिएट हो रही है, उसमें से किसी के बारे में आपको कोई अनुमान है? मजाक करते हैं आप लोग टीवी पर बैठकर, आप लोग ऐसे खी करके कुछ भी बोलते रहते, समझ है कोई? 11,000 फैक्ट्री बंद हो चुका है। कोलकाता 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा है गुजरात का, 4 लाख 4.5 लाख रुपए कर्जा है। अगर मॉडल और मेडल है तो 4 लाख 4.5 लाख कर्जा क्यों है? आप बताइए ना। तथाकथित इस तरह का कम्युनिज्म और सोशलिज्म में ले जाते हैं ना, ये बर्बाद करने की कोशिश है। आप लोग नहीं चाहते कोई ढंग से रहे, आप कहते हैं कलकत्ता बड़ा सस्ता है। अरे सस्ता क्या है? वहां स्थिति ये है कि आप जरा बिल्डिंग को थोड़ी देर कलकत्ता घूम जाइए, जिसको लंदन के मुकाबले खड़े होना चाहिए था। और जो अगर पूरे कलकत्ता की जर्नी देखें, ब्रिटिशर्स के समय से स्वतंत्रता प्राप्ति और आज टॉप इंडस्ट्रियल सिटी थी, वो क्या कर दिया आपने? क्यों मेट्रो में शामिल था? खत्म कर दिया उस शहर। संस्थागत तरीके से पहले कम्युनिस्टों ने 34 साल में और 15 साल में ममता बनर्जी ने,
और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो बात होगी वो इसके आगे की बात होगी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, रोजगार, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात होगी। जीआईडीसी का फुल फॉर्म मैं बोल और दीजिए। कोई बात करना ही नहीं चाहता हूं। जीआईडीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। हंसी मजाक करना हो करते रहिए, ये मैं जानता हूं, ये बड़ा जीआईडीसी का फुल फॉर्म बोल दीजिए। करके आप लोग गुजरात चाहते कितना विकास किया, तो जीआईडीसी का फुल फॉर्म बोल दीजिए ना। जीआईडीसी का फुल फॉर्म बोल दीजिए, गुजरात कितना विकास किया। आपको गुजरात के लिए जीआईडीसी का आपको फुल फॉर्म जानना है? संजय जी, आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। आपको अर्थशास्त्र की पढ़ाई है कि नहीं है? मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, मुझे मत बताइए। और आप ही लोग दिन भर कहते रहते हैं कहां से जीआईडीसी स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है? देश में एक ऐसा काम कर दिया, प्रधानमंत्री को सब वही सूझता है। जीआईडीसी का फुल फॉर्म बोल दीजिए यार। जीआईडीसी कहां से स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है, बोल दीजिए। आप में से कोई भी एक मॉडल राज्य का क्यों नहीं दे ऐसा करते हैं? आप कौन सा एक मॉडल? हम लोग बाकी हर्षवर्धन जी, हम लोग कहां खत्म होता है बताइए ना। हर्षवर्धन जी, ऐसा करते हैं, हम लोग बीच में दो अपने वक्ताओं को और जोड़ लेते हैं, फिर हम लोग इस चर्चा को आगे रखेंगे। संजय जी, आपके पास कई सारे सवाल हैं। हर्षवर्धन जी, संजय जी के पास कई सारे सवाल, हर्षवर्धन जी के लिए मैं आऊंगा। संजय जी, आपके पास आप सवाल एक एक करके लिख लीजिए, फिर हम लोग हर्ष जी जवाब देंगे उसका। इस बीच आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह साहब भी हैं, जो कि चुनाव के दौरान वहां पे थे भी, वहां के पल्स को समझा भी था। सबसे पहले आशुतोष जी, ये जो पूरा मामला हुआ पिछले 30 दिन के भीतर, ताश के पत्ते की तरह जो टीएमसी बिखर गई, और जो अभी आपने सुना 3 वक्ताओं की अपनी अपनी दलीलें यहाँ पे थी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये इसमें कहीं से ये कहना कि भाजपा थी जांच एजेंसियों का सहारा लेकर के पार्टी तोड़ने का काम किया है, जो टीएमसी के समर्थक वहाँ पे दलील दे रहे हैं, या फिर वाकई स्थिति इतनी नाजुक थी कि सत्ता हटने के बाद बहुत ज़्यादा टिके रहने की गुंजाइश थी नहीं? देखिए लक्ष्मण जी, हो सकता है कुछ लोगों को इस बात को उम्मीद हो कि वहां नई सरकार बनने के बाद उद्योग धंधों की एक नई गंगा बहेगी, औद्योगिकीकरण होगा, अर्बनाइजेशन होगा। हो सकता हो जाए, मुझे तो उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कैमरे पे पैसा लेते हुए पकड़े जाते थे, उनका करियर खत्म हो जाता था। बंगारू लक्ष्मण और दिलीप सिंह जूदे उसके उदाहरण है। आज वो मानदंड बदल चुके हैं, वो वैल्यू सिस्टम पूरी तरीके से बदल चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो अब उसके बाद भी अगर आपको उम्मीद हो कि वहां पर भ्रष्टाचार से किसी तरीके की कोई लड़ाई होगी, वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी तरीके का आंदोलन होगा, वहां भ्रष्टाचार आमूल चूल तरीके से खत्म हो जाएगा, तो मुबारक हो। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो उस भारतीय जनता पार्टी को देखता था जहां ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरी बात, देखिए, ये जो पूरा का पूरा खेल हुआ है, इसमें निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की अपनी कमजोरियां थी। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को उस तरीके संभाल के नहीं रखा, और उसकी जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनकी पार्टी 3/4 विधायक उनसे बिदक चुके हैं और 2/3 सांसद उनसे हटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अभिषेक बनर्जी के रवैये से लोगों को नाराजगी थी? अगर ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये भी है कि किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, और इसको अगर कोई आदमी नकारता है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना उसके बारे में। दूसरी बात, मुझे लगता है इस देश के अंदर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। जो भी आदमी जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ता है, अगर उसको वो पार्टी पसंद नहीं आ रही है, अगर उस पार्टी का नेतृत्व उसको ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे, दोबारा दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े और चुन के आ जाए। 2/3 बहुमत और उसके बाद मर्जर, एंटी डिफेक्शन लॉ का मजाक हो रहा है। दरअसल कानून की जिस तरीके से परिभाषा आजकल स्पीकर महोदय दे रहे हैं, जिस तरीके से तमाम संस्थाएं दे रही हैं, वो दरअसल भारत के संविधान का खुला मजाक है। एक समय सोचा गया था कि आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स खत्म करते हैं, तो ये हुआ कि 1/3 बहुमत की एक बात कर दी जाए, फिर उसके बाद 2/3 प्लस मर्जर। अब तो 2/3 भी नहीं होता, मर्जर भी नहीं होता, फिर भी पार्टी टूट जाती है। तो ये 1 लाइन का कानून बनना चाहिए। जो भी आदमी, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो भी एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ेगा, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर ये कानून बन जाए तो इस देश का बहुत भला होगा, और जो भी आदमी ईमानदारी से इस्तीफा देना चाहेगा वो दे सकेगा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा हो कि दरअसल सिर्फ ममता बनर्जी की गलतियों की वजह से या अभिषेक बनर्जी की गलतियों की वजह से वहां भगदड़ मची हुई है, और 2004 मई के पहले वहां पर पूरी तरीके से एनार्की थी, और अब वहां पे रामराज्य लौट आएगा, तो कम से कम हम लोगों को किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए।